तो मेटल्स है, तो मेटल्स क्या है साहब? मेटल एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड। ये साहब अभी लिखना नहीं है, समझिए। मेटल क्या है? सॉलिड मटेरियल्स है जिसका बहुत सारा क्वालिटी है साहब। एक तो ये चमकता बहुत है ना। मेटल में क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस। मेटल सब भारी होता है, समझ गए? और भी बहुत सारा गुण है मेटल्स का, बताइए। इसको अगर पीटेंगे तो इसको हम पतला चादर बना सकते हैं इसका, ये कपड़ा वाला नहीं, लोहा वाला चादर। खींचेंगे तो वायर बना देंगे साहब। गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है साहब। जो मेटल्स है ना, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मेटल्स में करंट का भी प्रवाह होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इतना आसान नहीं है कि आप गला दें। मान लीजिए लोहा को गलाना है, कितना तापमान चाहिए? लमसम साहब 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए होगा अगर लोहा को हमको गला के पूरा एकदम उसको पानी के जैसा बनाएंगे तो। अब बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। लोहा को गला के, मेटल्स को गला के फिर उबालेंगे, बताइए कितना तापमान चाहिए। अच्छा आप बताइए पानी कितना डिग्री सेल्सियस में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। पानी कितना डिग्री सेल्सियस में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस में ये बर्फ बन जाता है साहब? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तो सॉलिड मटेरियल का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब बहुत सब मेटल ऐसा भी होता है जिसके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, समझे? इसका मतलब उसमें आयरन कंटेंट है। बताएंगे, आइए एक एक करके हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो समझ गए मेटल्स किसको बोलते हैं? मेटल्स एक सॉलिड मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती है। एक एक करके हम सारे विशेषताओं को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे, आप लिखिएगा, साथ में हम आपको समझा देंगे। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है साहब। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स। मेटल्स किसको बोलेंगे? ये साहब मेटल्स यानी धातु, समझ रहे हैं? मेटल्स बहुत हार्ड होता है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। ये साहब मेटल्स चमकता बहुत है। कैसे चमकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, है ना। जब प्रकाश मेटल के ऊपर पड़ता है ना तो वो रिफ्लेक्ट करता है। कौन? मेटल्स। इसलिए मेटल्स चमकता है। तो मेटल का क्या गुण है साहब? ये चमकता बहुत। मेटल्स जनरली भारी होता है साहब, इसकी डेंसिटी बहुत होती है। कुछ कुछ मेटल्स हल्का भी होता है। और क्या गुण होती है साहब मेटल्स की? अच्छा मेटल्स पहले दिमाग में बैठाइए। अरे साहब सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, ये सब क्या है साहब? सब मेटल्स ही है। यही सबको मेटल्स बोलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? ये चमकता बहुत है साहब। चमक है इसमें, भारीपन है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कुछ मेटल्स की डेंसिटी कम भी होती है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये साहब इसकी डेंसिटी कम होगी। कुछ लोग जैसे लोहा बहुत भारी होता है ना साहब। क्या और क्या विशेषता है साहब मेटल्स की? देखिए इसकी स्ट्रेंथ, ये बहुत ताकतवर होता है। समझ गए ना? लोहा आप देखिए बहुत ताकतवर होता है साहब लोहा। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी हार्डनेस, बहुत हार्ड होता है। हार्ड का मतलब क्या है? अगर उसके ऊपर हम स्क्रैच करना चाहें तो जल्दी स्क्रैच नहीं होगा साहब, बहुत हार्ड होता है। मेलिएबिलिटी, पीट के हथौड़ी से ना साहब मेटल्स को हम चादर में बदल देंगे। ये साहब कपड़ा का चादर नहीं, लोहा का चादर, सोना का चादर, चांदी का चादर, क्या समझे? एल्यूमिनियम का चादर। ये साहब एल्यूमिनियम का बर्तन बनता है ना साहब, कैसे बनता है? अरे पीट के तो बनता है मशीन से। एल्यूमिनियम का बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं, खाना तो नहीं बनाना चाहिए एल्यूमिनियम का बर्तन में, ये सब बीमारी का घर है साहब। अगर आप एल्यूमिनियम में खाना बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, आपका लाइफ कम हो जाएगा। और रात भर तो कभी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। हम बताएंगे इसके पीछे क्या है टेक्निकल रीज़न। जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है। हार्डनेस हो गया साहब, मेलिएबिलिटी हो गया। मेलिएबिलिटी का मतलब मेटल्स बहुत फैल सकता है, समझ गए? जब हम लोग रिपीटेड फोर्स लगाएंगे ना तो मेटल्स फैल सकता है, समझ गए?
मेटल्स को खींच के वायर भी बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तार देखें ना, कॉपर का तार, तांबा का, कितना पतला होता है बिजली वाला तार। किस प्रॉपर्टी से? ये साहब डक्टिलिटी के कारण, वो बहुत डक्टाइल है। इसका मतलब है कि उसको हम लोग खींच के तार में बदल सकते हैं, वायर बना सकते हैं। मेलिएबिलिटी देखे नहीं है, छत पर आप सीमेंट, वो अल्बेस्टर ना यूज करके आजकल फैंसी सब टीन आ गया है जिससे हम लोग शेड बनाते हैं। तो कैसे बनता है, कौन सी प्रॉपर्टी से? ये साहब मेलिएबिलिटी के कारण, उसके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी है। समझिए, थर्मल कंडक्टिविटी, खाना बनाते हैं ना बर्तन में, वो बहुत जल्दी हीट होता है, और जब हीट होता है तो खाना बहुत आसानी से पकता है। तो मेटल्स में क्या, आप पत्थर को गर्म कीजिएगा तो गर्म होगा, पत्थर पे खाना बनाना चाहिएगा, पत्थर पर तो बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है। लेकिन मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है साहब। तो हम लोग खाना में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यूटेंसिल्स, किचन का जितना भी है, कुकवेयर जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कुकवेयर बोलते हैं, समझ गए? यूटेंसिल्स, किचन का बर्तन, खाने का बर्तन, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए साहब मेटल्स बहुत हार्ड होता है, तो इसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट, अब गलाइएगा तब ना उसको बॉईल कीजिएगा। मान लीजिए हम पानी का आपसे पूछें, बताइए पानी कितना डिग्री सेल्सियस में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है साहब? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत, मान लीजिए लोहा को गलाना है तो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए साहब लोहा को गलाने के लिए, और उबालने के लिए तो फिर समझ जाइए कि कितना टेम्परेचर का जरूरत होगा। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब है कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। स्कूल में घंटी बजती है ना साहब, एक लोहा का टांग देंगे और मारेंगे डंडा से तो साउंड होगा, है ना? तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिज्म, है ना? जैसे आयरन, लोहा, चुंबक देखे ना, आराम से लोहा में सट जाता है। कोबाल्ट है, निकल है ना साहब? तो बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। एक एक करके हम सब का डेफिनेशन लिख देते हैं साहब, आप एकदम प्यार से इसको अपने कॉपी में जेरॉक्स कीजिए। ठीक है साहब, ये देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब नेचुरली फाउंडेड मेटल्स है ना, जो हमको प्रकृति से मिलती है। अब कुछ तो ह्यूमन मेड है, और जो चीज़ इंसानों के द्वारा बनाया गया है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या है? स्टील है साहब। स्टील भी बहुत तरह का होता है, आगे पढ़ाएंगे हम। स्टील बहुत तरह का होता है साहब। उसके बाद देखिए ब्रॉन्ज है, कहाँ गया रे भैया? ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज मतलब आपने सुना है ना कि कोई ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो उसी का तो ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन का मिश्रण है साहब, समझ गए? कॉपर लगभग 88% होता है और टिन 12% होता है। किस में? ब्रॉन्ज में। ब्रास मतलब हिंदी में पित्तल बोलते हैं, पूजा में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, जो घंटी जो बजाते हैं वो पित्तल की होती है ना ज़्यादातर। तो ब्रास किस चीज़ से बनता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण से बनता है, समझ गए? 2/3 कॉपर होगा साहब और 1/3 क्या हो जाएगा आपका? जिंक हो जाएगा। यानी कॉपर 67% के आसपास मान लीजिए, और जिंक हो जाएगा 33% के आसपास। और ये दोनों के मिश्रण से क्या एक नया धातु बनता है जिसको ब्रास बोलते हैं। कॉपर और टिन के मिश्रण से एक नया धातु बनता है जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। और जब दो धातु को पिघलाकर मिला देते हैं ना साहब, तो इसी को अंग्रेजी में एलॉय बोलते हैं, समझ गए ना? एलॉय बहुत मजबूत होता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इनहेंस हो जाती है। आगे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी मान लीजिए 2 चक्का या 4 चक्का, हम 4 चक्का की बात करते हैं, और अगर उसमें एलॉय व्हील सुने होंगे, ये भाई इस गाड़ी में एलॉय व्हील है। एलॉय व्हील का मतलब होता है कि 2 धातु को गलाकर अब मिला दिया है, उसके बाद उसको सांचा में ढालकर अब बना दिया है। जो गाड़ी का रिम होता है ना, उसी को बोला जाता है एलॉय व्हील। वो बहुत मजबूत होता है साहब, उसकी बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है इनहेंस हो जाती है। इसको आगे बताएंगे। बस अब एलॉय का मतलब इतना समझिए कि 2 धातु को गला के और आपस में मिला देंगे, समझ गए? अब मिलाने के बाद उसको सांचा में ढाल देंगे और उसके बाद ठंडा कर देंगे, जो बनेगा वो एलॉय होगा। 2 क्या 3 धातु भी मिला सकते हैं, 4 धातु भी मिला सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2, ठीक है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
एलॉय बोलेंगे। ठीक है साहब, इतना लिखिए, फिर हम इसको डिटेल्स में हम आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे। छापिए इसको। हमने साहब थ्योरी लिख दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का। आप बहुत ही ध्यान से थ्योरी लिखिएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हमने छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से इसको लिखिएगा, गलती ना होना चाहिए। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, ताकि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मेरा वॉइस सुन लीजिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का अपीयरेंस। और बताया था अपीयरेंस का मतलब होता है कि दिखता कैसा है। कैसा दिखता है? बहुत चमकदार दिखता है, शाइनी, लश्चरस। उसका भी मतलब चमकदार ही होता है। ठीक है साहब, और ये क्यों चमकता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, एटीसी। सेकेंड पॉइंट है डेंसिटी, यानी घनत्व। मेटल्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं। भारी मेटल्स में कौन कौन आ गया? देखिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया। और हल्के मेटल्स में आते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, है ना। स्टील बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है ना, इसलिए स्टील का इस्तेमाल हम लोग ब्रिज बनाने में भी करते हैं। ब्रास बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ब्रास मतलब पित्तल, है ना। बहुत सारे पूजा का जो बर्तन होता है वो हम लोग किससे बनाते हैं? ब्रास से बनाते हैं। घंटे किससे बनाते हैं? ब्रास से बनाते हैं। ठीक है साहब, नेक्स्ट है हार्डनेस। स्ट्रेंथ समझ रहे हैं ना? स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, वो कितना ताकत देंगे, वो कितना लोड सह सकता है, उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। पता है लोहा तो बहुत ज़्यादा लोड से, लोहा को आप बेंड नहीं कर पाइएगा अगर मैं मोटा रॉड दे दूं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। गेटिंग? नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस तो बता चुका हूं कि उसका हार्डनेस कितना है। अगर उसके ऊपर हम स्क्रैच करें तो स्क्रैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल कौन सा है? टंगस्टन। साहब टंगस्टन को सिर्फ मेल्ट करने में ना 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान चाहिए। ये इतना हार्ड होता है टंगस्टन। अब इसका मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ। पहले वो बल्ब आता था ना साहब, वो 10 रुपया में बल्ब आता था, येलो कलर का जो जलता था, उसके अंदर में देखिएगा कि एक बहुत ही पतला तार होता था, वो जलता था, उसको फिलामेंट बोलते हैं, है ना। और जब फ्यूज हो जाता था तो वो तार ही टूट जाता था, है ना। तो वो जो जलता था, सोचिए कितना रेड जलता था। वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसलिए तो पूरा लाल होने के बावजूद भी वो टूटता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है। बहुत हार्ड मेटल में काउंट होता है साहब टंगस्टन। क्रोमियम भी बहुत हार्ड होता है। क्रोमियम का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं। मान लीजिए हमने लोहा का एक चाबी लिया और उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग कर देंगे ना, तो पूरा चमकेगा एकदम स्टील के जैसा। लेकिन एक्चुअल में वो स्टील नहीं होता है साहब, है ना। क्रोमियम का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिनिशिंग टच देने के लिए। हमने लोहा का, बहुत सस्ता लोहा का हमने चाबी बना दिया, ताला बना दिया, चम्मच बना दिया, और उसके ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ा देंगे ना, तो लगेगा स्टील का चम्मच है, स्टील का चाबी है। समझ गए? क्रोमियम। सॉफ्ट मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। इसको हम चाकू से काट देंगे, इतना नाजुक होते हैं सोडियम और पोटेशियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी बता चुका हूँ, ऐसा मेटल जिसको हम लोग पीट के उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला पतला सीट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे सोना। अच्छा, सोना इतना ज़्यादा मेलिएबल होता है ना साहब, सोना बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है। वो इतना ज़्यादा पतला हम सोना को कर सकते हैं कि हम जीभ पर रखेंगे ना, जीभ पर, तो वो मेल्ट कर जाएगा। समझ जाइए कितना पतला हो सकता है। अब जितना पतला इमेजिन कीजिए उतना पतला हो सकता है सोना, और सोना की अगर परत बना दे तो। ठीक है। सिल्वर, सिल्वर भी बहुत ज़्यादा मेलिएबल है साहब। सिल्वर का तो, ये गोल्ड और सिल्वर का तो बहुत सारा हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है सेम, इसको हम लोग खींचकर तार में बदल देंगे, वायर में बदल देंगे। अच्छा, अब समझिए सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? गोल्ड है साहब। अगर हम 2 ग्राम गोल्ड लेना, 2 ग्राम, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है सिर्फ 2 ग्राम सोना से। याद रखिए, वो इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, इतना पतला आप बना सकते हैं। हो सकता है कि आप खुली आंखों से, नेकेड आई से आप उस तार को देख भी ना सके, इतना ज़्यादा पतला। और टूटेगा नहीं साहब, टूटेगा नहीं, याद रखिए, है ना। डक्टिलिटी,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स से आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। जैसे कॉपर का हमने बताया था पिछले बार कि कॉपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर के वायरिंग में। क्यों? क्योंकि कॉपर में बहुत अच्छा से करंट का जो प्रवाह है वो बहुत अच्छा होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और बड़े बड़े मान लीजिए यहाँ से दिल्ली मुंबई ले जाना है हमको, बहुत दूर ले जाना है करंट को, और हमारा पावर हाउस यहाँ पर है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एल्यूमिनियम का। क्योंकि कॉपर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल का मतलब होता है कि गर्म होना, हीट को कितना वो एब्जॉर्व करता है। जो मेटल्स होता है, जो धातु होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है साहब, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी करते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। आप देखिएगा किचन में खाना बनता है तो मेटल्स ही है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, लोहा हो, जो भी हो, तो वो बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है। और हम लोग हीट एक्सचेंजर में भी इस्तेमाल करते हैं। हीट एक्सचेंजर एक तरह का डिवाइस होता है जिसको हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर्स में, बस में, ट्रक में, बताऊंगा। ठीक है। कॉपर हो गया, कॉपर का बर्तन बहुत अच्छा होता है। आप जब भी पानी भी पीना चाहते हैं तो कॉपर का गिलास खरीदें, तांबा का गिलास, तांबा में पानी पिएं। खाना बनाना चाहते हैं कॉपर का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन है साहब। एल्यूमिनियम बहुत ख़राब है क्योंकि ये सस्ता है और हल्का है, बहुत कम दामों में मिल जाता है, बर्तन बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, तो हम लोग ज़्यादातर एल्यूमिनियम का ही बर्तन खरीद लेते हैं। लेकिन ये कॉपर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है। अगर आपके पास बजट है तो आप कॉपर का बर्तन खरीदिए और कॉपर का बर्तन में खाना बनाइए, कॉपर के गिलास में पानी पीजिए। चलिए, इतना आप बहुत अच्छे से लिखिए साहब। 8 के बाद 3 पॉइंट और है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल खत्म हो जाएगा। चलिए लिखिए। ठीक है साहब। नंबर 9 है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स क्योंकि हार्ड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है साहब। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पर वो गलना शुरू होगा, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस तापमान पे वो उबलना शुरू होगा। देखिए, अगर मैं जो नॉर्मल, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, सोना, ये साहब सोना 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, लमसम 1064 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, इफ आई एम एग्जैक्ट। चांदी की बात करूं तो चांदी भी 961 962 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है साहब। लोहा का तो बहुत ज़्यादा 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए कम से कम उसको पिघलाने के लिए, लोहा को। और जो सॉफ्ट मेटल हमने इससे पहले लिखवाया था, 2 सॉफ्ट मेटल, सोडियम और पोटेशियम साहब। सोडियम का तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही वो पिघलना शुरू हो जाता है, 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब पोटेशियम 63 डिग्री 63 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कुछ है। टंगस्टन की बात करूँ तो ये 3300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएगा टंगस्टन। तो बहुत सारे मेटल्स हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है साहब। इसमें हमने एक एक्सेप्शन लिखा है। देखो, मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो तो हार्ड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो रूम टेम्परेचर पे, साहब रूम टेम्परेचर किसको बोलेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर जनरली बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी होता है ना साहब, मर्क्यूरी, ये क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होता है। थर्मोमीटर साहब देखे होंगे, बुखार नापने वाला थर्मोमीटर है ना, उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरी होता है साहब। थर्मोमीटर, बुखार नापने वाला डिवाइस है ना, उसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। उसको जरा सा भी हीट मिलेगा ना, वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड, फैलता है। क्योंकि वो जो थर्मोमीटर लंबा होता है तो फैलने का जगह नहीं है, तो कहाँ फैलेगा? ऊपर की तरफ फैलेगा ना साहब। हल्का सा भी उसको हीट मिलेगा, ऊपर की तरफ फैलेगा। उसी से हम लोग बुखार मापते हैं फ़ारेनहाइट में। कितना में? कोई बोले 102 डिग्री बुखार है, गांव में बोलते हैं ना, कितना बुखार है जी? 102 डिग्री बुखार हो गया भाई, 103 डिग्री बुखार है। तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है साहब, याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में तब मरिए जाएगा। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, तो समझिए 103 कितना होगा, याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। चलिए उसको बाद में बताएंगे।
नेक्स्ट है सोनोरिटी, बता दिए। सोनोरिटी ऐसा मेटल है जिसको पीटने पर साउंड प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड, है ना। जब पीटेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। इससे हम लोग घंटा बनाते हैं, मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिज्म, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, सारे मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय गुण होता है। सोना में नहीं होता है, चांदी में नहीं होता है, लोहा में होता है, निकल में होता है, कोबाल्ट में होता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? मैग्नेट बनाने में करेंगे, मोटर बनाने में करेंगे। मोटर के अंदर में जो होता है ना कोर, वहाँ पर बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर का भी कोर बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आयरन, निकल और कोबाल्ट का, ठीक है। तो ये सारा आपका 11 पॉइंट खत्म होता है साहब, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें क्या पढ़ते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ते हैं साहब कि कोई भी मेटल कितना लोड को बर्दाश्त कर सकता है बिना टूटे। मान लीजिए उसको हम टेंसाइल लोड देते हैं, मतलब उसको खींचते हैं, तो बिना टूटे वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। मान लीजिए उसको दबाते हैं साहब, लोहा को कंप्रेस करते हैं मशीन से, हाथ से तो नहीं कर पाएंगे, मशीन से, है ना। कौन सा मशीन? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। मान लीजिए उसको हम कंप्रेस करते हैं साहब, तो कितने फोर्स के बाद वो टूट जाता है, हाँ, कितने फोर्स के बाद वो रप्चर हो जाता है, वो हम चेक करेंगे। कितना प्रेशर को झेल सकता है, समझ गए ना, कितना झटका को बर्दाश्त कर सकता है मेटल्स, है ना। मान लीजिए सडन से झटका दिए, उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा तो वो टूट जाएगा, और अगर नहीं टूटता है तो वो कितना लोड तक वो झटका बर्दाश्त कर सकता है। मान लीजिए लोहा पर हम रिपीटेड लोड डालें, लगातार हम लोड डालें, तब क्या असर पड़ेगा मेटल्स के ऊपर? होता है ना, जैसे पटरी पर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन क्या डालती है? रेगुलर उसके ऊपर लोड डाल रही है चक्कों के मदद से, तो क्या उसके ऊपर असर पड़ता है मेटल्स के ऊपर? हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रेंथ कैसा है ना, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, रेजिलियंस पढ़ेंगे, फैटिग पढ़ेंगे, क्रीप पढ़ेंगे साहब, मेलिएबिलिटी भी आ जाएगा, डक्टिलिटी आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि किन किन पहलू का हम विशेष ख्याल रखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, और इंजीनियर कौन से पहलू को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जब भी वो इंजीनियरिंग कंसिडरेशन के लिए साहब, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, टूल के लिए कुछ बनाना है, मशीन के लिए, हाँ, जो भी चीज़ें बनाना है, तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में किन किन चीज़ों का ख्याल विशेष रूप से रखते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है साहब। पहले लिख लीजिए कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। पहला है साहब स्ट्रेंथ, दूसरा है साहब इलास्टिसिटी, तीसरा है साहब प्लास्टिसिटी, चौथा डक्टिलिटी, पांचवा मेलिएबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, और क्या हो सकता है साहब? क्रीप, फैटिग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, रेजिलियंस, ठीक है साहब। ये मुख्य 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के, जिसको हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है साहब। हमने थ्योरी लिखा है, थोड़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने लिख दिया है, सो दैट कि आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ भी दे रहा हूं और बता भी दे रहा हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ metals
that describes how they behave under the action of external forces such as tension, compression, torsion, impact and repeated loading. These properties are extremely important for engineers to select suitable materials for specific applications. इसका मतलब क्या है, हमने बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल्स का बेयरिंग कैपेसिटी देखते हैं, उस पर जब हम लोड देते हैं तो बिना टूटे वो कितने लोड को बर्दाश्त कर सकता है ना। अगर हम सडन से लोड देते हैं, है ना, झटका देते हैं लोहा में या किसी मेटल्स में, तो क्या वो टूट जाता है, और अगर नहीं टूटता है तो वो कितने झटके को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अगर हम रेगुलर लोड देते हैं जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड, है ना, या रिपीटेड लोड देते हैं, तो कैसे मेटल बिहेव करता है ना। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में यही पढ़ते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा लचीला है, कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड है, कौन सा मेटल ऐसा है जो मतलब लोड दीजिए और टूट जाएगा, गेटिंग और नॉट। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, सबसे जो मेन है वो ताकत है कि उस धातु का स्ट्रेंथ क्या है साहब, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि वो कितने लोड को बर्दाश्त कर सकता है ना। स्ट्रेंथ में हम यही चेक करते हैं। कितने तरह के स्ट्रेंथ इसमें चेक करते हैं साहब, 3 तरह के। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये कोई मेटल है, कोई धातु है, इसको हम खींचेंगे, मशीन से खींचेंगे, हाथ से तो लोहा आप खींच नहीं सकते, मशीन से इधर लगा के यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसके बाद इसको खींचेंगे, ये बिना टूटे कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, ये हम चेक करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ में। ठीक है, पुलिंग फोर्स मतलब खिंचाव बल जिसको बोलते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है दबाव। अब इसको इधर से भी दबाएंगे, इधर से भी दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ये कितने लोड को बर्दाश्त करेगा बिना टूटे, इसी को बोला जाता है स्क्वीजिंग फोर्स, है ना, दबाव फोर्स। शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ का मतलब होता है साहब कि स्लाइडिंग फोर्स, यानी कि मान लीजिए हम कोई चीज़ लेकर इसके ऊपर में स्लाइड कर रहे हैं लोहा में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोहा छिल जा रहा है या कोई मेटल छिल जा रहा है, समझ रहे हैं ना। छिलना नहीं चाहिए, छिलेगा इसका मतलब है कि क्या है कि उसका स्ट्रेंथ कम है। तो हम लोग शियर स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं किसी भी मेटल्स का। ठीक है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, बहुत हल्का होता है, उसको चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा, बहुत आराम से स्लाइसेस में कटेगा, लेकिन लोहा कटेगा क्या, और दूसरा जो हार्ड मेटल है कटेगा क्या, एल्युमिनियम कटेगा क्या, नहीं कटेगा साहब। तो हम लोग चेक करते हैं कि मेटल्स का स्ट्रेंथ कितना है, शियर स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं, लचीलापन चेक करते हैं साहब मेटल्स का। मान लीजिए हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो थोड़ी देर के लिए लंबा तो हो गया, फिर जैसे ही फोर्स हटाएंगे फिर वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाना चाहिए, ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा लचीला मेटल कौन होता है साहब, स्टील होता है। इसीलिए स्टील का इस्तेमाल ब्रिज बनाने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं, है ना। आप देखे होंगे मैक्सिमम जो ब्रिज बनता है उसमें स्टील का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि स्टील में लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, मान लीजिए उस पर फोर्स लगाएं बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ी देर के लिए तो अपने शेप को चेंज करेगा, लेकिन फिर जैसे ही लोड हटेगा साहब वो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, किसी भी मेटल के अंदर कितना ज़्यादा लचीलापन है ना। जैसे कास्ट आयरन, इसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं है साहब, इस पर फोर्स लगेगा ये बिस्किट के जैसा टूट जाएगा। हाँ, ज़्यादा फोर्स लगेगा लेकिन टूट जाएगा, लेकिन स्टील बिस्किट के जैसा नहीं टूटेगा साहब, समझ गए, क्योंकि स्टील में लचीलापन ज़्यादा है। कॉपर में भी लचीलापन है, एल्युमिनियम में भी लचीलापन है, ब्रॉन्ज में भी लचीलापन है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है साहब, स्टील में है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, स्टील हैज़ मोस्ट इलास्टिसिटी, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लास्टिसिटी क्या होता है साहब, प्लास्टिसिटी उसको बोलते हैं कि जब हम फोर्स लगाएंगे किसी मेटल के ऊपर, किसी धातु के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। परमानेंट का मतलब जब फोर्स लगाएं उसका शेप चेंज हो गया, फिर फोर्स हटाएंगे तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा साहब, उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी।
है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। लोड लगाएं, वो चेंज हुआ उसका शेप, फिर जब लोड हटाएंगे फिर वो वापस अपने पोजीशन पर नहीं आएगा, है ना। विदाउट ब्रेकिंग आफ्टर द लोड, टूटना नहीं चाहिए, है ना। टूटेगा तो फिर वो तो सारा फेल हो जाएगा, टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस क्या होता है साहब? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले वो कितना ज़्यादा एनर्जी को सोख लेता है मेटल। जैसे स्प्रिंग में हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो दब गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी को क्या करता है, सोख लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग स्प्रिंग बनाने में करते हैं, है ना, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ, ताकत भी होती है, और डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हल्का लचीलापन ही हो गया। डक्टिलिटी हमने बताया था कि कैसे उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग को अगर सीधा करेंगे तो ये भी तो साहब एक तरह का तार ही बनेगा ना, मोटा बने या पतला बने, एक तरह का वायर ही बनेगा। अगर स्प्रिंग को हम खींच के सीधा कर दें तो वो लचीला भी होता है और मजबूत भी होता है। इसलिए लिखा है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसी को बोला जाता है साहब टफनेस। समझ गए ना, कितना एनर्जी को, इम्पैक्ट लोड को सोख पाएगा, वो एब्जॉर्व कर पाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टफनेस। हाँ, बिना टूटे साहब, बिना टूटे वो एनर्जी को एब्जॉर्व करना चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए, है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। ठीक है साहब, नंबर 8 पॉइंट है ब्रिटलनेस। अच्छा देखिए, हमने डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और हार्डनेस लिखवाया नहीं है, उसको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने लिखवाया था, आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में उस तीनों पॉइंट को डबल नहीं लिखवाया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि किसी भी धातु पर हमने ताकत लगाया, फोर्स लगाया, लोड दिया और वो टूट गया बिस्किट के जैसा। जैसे कास्ट आयरन साहब, कास्ट आयरन में हम लोड लगाएंगे वो टूट जाएगा अचानक से। उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसमें खिंचाव बल नहीं होता है, समझ गए। बहुत सस्ता, आपने देखा होगा कुछ लोहा जो होता है वो सडन से टूट जाता है। आपको लगता है यार लोहा इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है, तो समझ जाइए वो कास्ट आयरन है, सबसे सस्ता लोहा। कौन सा होता है साहब, कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी एंड टफनेस। डक्टिलिटी का अपोजिट है, मतलब उसमें खिंचाव बल जैसे ही देने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा, समझ गए। टफनेस, उसमें टफनेस हम समझा चुके हैं पिछले पॉइंट में। इसमें किसी तरह का कोई भी साहब डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब अपने शेप को वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ग्लास, शीशा में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। अब बताइए अब आप बताइए कि अगर हम शीशा में फोर्स लगाएंगे तो क्या वो खिंच के बड़ा होगा, क्या नहीं होगा ना। कब होगा, जब हम बहुत उसको तापमान बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसको सेमी सॉलिड बोला जाता है, तब जाके वो उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, गेटिंग और नॉट। लेकिन अदरवाइज ऑन रूम टेम्परेचर अगर हम बोलें तो हम शीशा को डिफॉर्म नहीं कर सकते, उस पर फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, ब्रिटलनेस है, समझ गए। नेक्स्ट है क्रिप। क्रिप क्या होता है साहब, मान लीजिए कोई मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत सारा लोड लगा दिए हैं, बहुत सारा लोड दे दिए हैं और लंबे समय तक दे दिए हैं, तो क्या होगा, लंबे समय तक बहुत ज़्यादा लोड किसी मेटल के ऊपर होने के कारण और तापमान में उतार चढ़ाव होने के कारण क्या होगा कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। धीरे 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 समय के साथ उस धातु का जो शेप है वो चेंज होता रहेगा साहब। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो बॉयलर जिसमें पानी उबलता है, फैक्ट्री के अंदर पानी गर्म होता है, तो वो बॉयलर क्या है, बॉयलर के ऊपर आप रिपीटेड हैवी लोड दे रहे हैं पानी का, और दूसरा क्या है, उसको आप तापमान आप बराबर उसमें बढ़ा रहे हैं,
और ये एक दिन का तो काम नहीं है, एक दिन में कितने बार जो है बॉयलर पानी को गर्म करता होगा। बॉयलर गर्म हो रहा है, उसमें लोड पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें रिपीटेड लोड पड़ रहा है और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ रहा है। तो और लंबे समय में क्या होगा, वो बॉयलर धीरे धीरे अपने शेप को चेंज करना शुरू करेगा, समझ गए, जिसको बोला जाता है क्रीप। पढ़ दे रहे हैं, स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अंडर अ कांस्टेंट लोड ओवर अ लॉन्ग पीरियड स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है साहब। टरबाइन का ब्लेड भी होता है, इंजन में भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली वो हीट होते रहते हैं, है ना, और उस पर उसका तापमान भी बढ़ता रहता है। तो फिर क्या होता है, समय के साथ साथ हम उस पार्ट्स को चेंज करते हैं। ठीक है। फैटिग स्ट्रेंथ, देखिए फैटिग स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे जब हम किसी मेटल के ऊपर, किसी धातु के ऊपर लगातार फोर्स लगाएंगे, बिना रुके उस पर लगातार फोर्स हम लगाते ही रहेंगे, समझ गए। तो वो बिना टूटे कितने फोर्स को, कितने लगातार फोर्स को वो बर्दाश्त कर सकता है, वो सह सकता है, उसकी सहनशीलता कितनी है जब हम उसको लगातार फोर्स लगाएंगे। ठीक है। रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड यानी साइक्लिक लोड, है ना, जैसे एक ब्रिज के ऊपर गाड़ी का बार बार आना जाना लगा रहता है ना। तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो कितने लोड को बर्दाश्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फैटिग स्ट्रेंथ, समझिए। फैटिग का ऐसे तो हिंदी मीनिंग होता है थकावट महसूस करना, उसी तरह मेटल्स में भी होता है। मेटल्स में जब लगातार फोर्स लगता है, लगातार लोड पड़ता है ना, तो फिर वो बिना टूटे कब तक वो बर्दाश्त कर सकता है लोड को, उसी को हम लोग बोलते हैं फैटिग स्ट्रेंथ। लास्ट है साहब रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, ऐसा मेटल होता है जिस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, एनर्जी जनरेट होता है ना जब फोर्स लगाएंगे। तो जिस एनर्जी से हम फोर्स लगा रहे हैं, रेजिलियंस क्या करेगा, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि वो मेटल पूरे एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, समझ गए, एब्जॉर्व कर लेगा मतलब सोख लेगा। और फिर जैसे ही फोर्स हटेगा, जैसे ही लोड हटेगा, फिर से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप दबाइए, जब दबाइएगा तो क्या होगा, वो एनर्जी को सोख लेता है और वो दब जाता है। फिर जैसे ही आप स्प्रिंग में फोर्स को रिलीज कीजिएगा, जो बल है वो हटाइएगा, देखिए स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिलियंस बोलते हैं। देखिए द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू एब्जॉर्व एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, समझिए। डिफॉर्म्ड का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल शेप को चेंज करना, ठीक। और इलास्टिकली का मतलब होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट किस में होता था, प्लास्टिसिटी में होता था, इलास्टिसिटी में परमानेंट नहीं होगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट हम आपसे पूछते हैं साहब, बताइए स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है या रबड़, सोच के बताइए। डेफिनेटली आप बोलेंगे रबर होता है ज़्यादा इलास्टिक, लेकिन आप गलत हैं साहब। यही है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपने रबर सोचा है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, तो आपका जवाब गलत है। ज़्यादा इलास्टिक स्टील होता है। अच्छा कैसे होता है समझिए साहब, रबर को जब हम खींचेंगे ना, खींचेंगे और फिर जब उसको हम छोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल शेप में आएगा तो जरूर, लेकिन 100% ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा साहब। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मेटल के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे, और जब तो क्या होगा, वो डिफॉर्म होगा, उसका शेप चेंज होगा। लेकिन जब हम फोर्स को हटाएंगे साहब, तो वो 100% ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहिए। रबड़ 100% ओरिजिनल शेप में नहीं आता है साहब। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा हम किसको खींच पा रहे हैं। आप बोलिएगा सबसे ज़्यादा तो साहब हम रबड़ को खींच रहे हैं, तो रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है। ये साहब वो सिर्फ खींचने में ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन जब फोर्स लगाइएगा, जब वो वापस ओरिजिनल शेप में आएगा, तो वो ओरिजिनल 100% अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं ला पाता है।
लेकिन स्टील अपना 100% ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी स्टील की ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू रबड़। ऐसे इंजीनियरिंग में दिमाग लगाना होता है, ऐसे पढ़ाई करनी होती है। और जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो इस तरह के सवालों से आपको गुजरना होगा, इस तरह के सवालों से आपका सामना होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए और जो पढ़ा रहा हूँ इसको स्किप नहीं करना है, इसको एकदम आप कान में लगाइए ईयरफोन और आराम से कोने में बैठ के शांत स्वभाव से आप इसको पढ़िए। देखिए आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, समझ गए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये 11 पॉइंट है और इसी के साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल खत्म होता है। चलिए फिर किसी हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।